रात अब गहरी काली हो चुकी थी। इतनी काली कि इस पहर या तो क्राइम करने वाले जागते हैं या फिर क्राइम रोकने वाले। रुचि अब कुछ मिनटों पहले ही अपने घर में आई थी। थकी हारी अपने बेड पर बैठी थी। पहले सिमरन और अब सिया। पता नहीं कौन लोग हैं जो उनकी जान के पीछे पड़े हैं। रुचि सोच सोच कर परेशान थी। तभी उसे लगा कि कोई उसके घर का दरवाज़ा खोल रहा है। वो दौड़कर हॉल में आ गई। उसे लगा शायद सिया होगी, पर तभी उसने देखा कि जो कोई भी बाहर है वो लॉक खोलने के लिए चाबी का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि क्रेडिट कार्ड जैसा कोई कार्ड से लॉक को ज़बरदस्ती खोल रहा है। रुचि ने धीरे से आगे बढ़कर दरवाजे पर अपने कान लगाए और उसे बाहर से कुछ आदमियों की आवाज़ आई। उसका गला सूख गया। डर के मारे वो कांपने लगी। दरवाज़ा अब खुलने ही वाला था। रुचि अपने कमरे में भागी और बालकनी वाले दरवाजे के पीछे जाकर छुप गई। 4 आदमी अब उसके घर में थे और कुछ ढूंढ रहे थे। 2 आदमी रुचि के रूम में थे और 2 सिमरन के, जहाँ भी कुछ दिनों से सिया रह रही थी। उन्होंने हर जगह छान मारी, बेड के नीचे, अलमारी के अंदर, बाथरूम में। रुचि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर सिया को उन लोगों ने किडनैप किया है तो फिर वो ढूंढ क्या रहे हैं? वो सॉफ्ट टॉय भी उनके पास ही था। तो फिर ऐसा क्या था? और फिर अचानक उसे ख्याल आया कि ये लोग शायद उसे ही ढूंढ रहे हैं। शायद उसका मुंह बंद करना चाहते हैं हमेशा के लिए। तब एक आदमी रुचि के रूम में आया और उसे बेड पर रुचि का फ़ोन दिखा। उसने आसपास देखा और उसे बैल्कनी दिखाई दी। वो बैल्कनी की ओर बढ़ रहा था। ठंड की उस रात में भी रुचि पसीने में नहाई हुई थी। मौत का डर उसकी आंखों में था। उस आदमी ने बालकनी का दरवाज़ा खोला और बाहर झांका, पर वहाँ कोई नहीं था। वो दरवाजे के पीछे देखने ही वाला था, तभी अंदर से एक साथी की आवाज़ आई, भाग गई हैं लड़कियाँ, चलो यहाँ से। वो आदमी पलट गया। रुचि की जान में जान आई, पर वो अभी भी वहीं खड़ी थी। वो 4 आदमी हॉल में थे। उनमें से एक ने हर्ष को फ़ोन लगाया और कहा, सिया नहीं है घर पर और सिमरन का फ़ोन भी नहीं है। वो दूसरी लड़की भी लगता है भाग गई। हर्ष ने उन्हें वहाँ से जल्द निकल जाने को कहा और इतना सुनते ही वो 4 आदमी वहाँ से चले गए। घर में अब डरावना सन्नाटा था। रुचि अभी भी धीमे कदमों से हॉल की ओर बढ़ रही थी और जब उसे यकीन हो गया कि घर में कोई नहीं है, उसने कांपते हाथों से रंजीत को कॉल किया। सर, कुछ आदमी अभी घर आए थे सिया को ढूंढने। मैं बालकनी में छुप गई थी, इसलिए वो लोग मुझे देख नहीं पाए। रुचि ने एक सांस में सब बोल दिया। रंजीत उसकी बात सुनकर परेशान था। सिया को ढूंढने? लेकिन अगर सिया उनके पास है तो यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है, रुचि ने रंजीत को काटते हुए कहा। अगर सिया इन लोगों के पास नहीं तो वो है कहाँ? आई डोंट नो रुचि। मैं सिमरन की ऑफिस के आसपास सबसे पूछ चुका हूँ, पर किसी ने सिया को कहीं जाते नहीं देखा। पता नहीं वो कहाँ है और किस हालत में है। रुचि ने रोते हुए दरख्वास्त की, सर प्लीज़ ढूंढिए उसे, कहीं वो भी सिमरन की तरह। इतना बोलकर रुचि रुक गई। इस भयानक ख्याल के सच होने से वो डर गई। जितना परेशान रुचि और रंजीत थे, उतना ही परेशान हर्ष बंसल भी था। वो भी बार बार यही सोच रहा था, इतनी रात को वो लड़की कहाँ जा सकती है। सिया एक अंधेरे कमरे में बिस्तर पर लेटी थी, पर उसके हाथ पैर या मुंह कुछ नहीं बंधा था। हल्का हल्का सा होश आने के बाद वो अपने बेड पर बैठ गई। धीरे धीरे पूरा माहौल उसकी आंखों के सामने साफ हो रहा था।
उसके सामने कोई चेयर पर बैठा था, पर कमरे में अंधेरा होने के कारण वो उसे साफ साफ देख नहीं पा रही थी। कौन है? सिया ने टूटी हुई आवाज में पूछा। चेयर पर बैठे शख्स ने लाइट ऑन की। सिया की आंखें अचानक से आई रोशनी से बंद हो गई। उसने थोड़ा रुककर पलकें झपकाई और देखा कि उसके सामने सिमरन खड़ी थी। क्या ये एक सपना है? उसने अपनी आंखें मसली, पर नहीं, उसके सामने सच में सिमरन थी। वो दोनों बहनें एक दूसरे को देख रही थी, जैसे बच्चे देखते हैं चांद को। वो उसे छूना चाहते हैं पर डरते हैं कहीं उनका सपना टूट ना जाए। सिमरन सिया की तरफ बढ़ी और उसने सिया का हाथ पकड़ लिया। ये सपना नहीं, हकीकत थी। सिमरन जिंदा थी। सिया की आंखें भर आई। उसके आंसू में प्यार था और ढेर सारा गुस्सा भी। उसने सिमरन को जोर से थप्पड़ मारा। अब आंसू सिमरन की आंखों से भी आ गए। ये आंसू थे ग्लानि के, सिया को तकलीफ पहुंचाने के। सिया सिमरन को थप्पड़ मारती रही, पर सिमरन ने उसे रोका नहीं। वो जानती थी ये सिया का प्यार है, उसका डर है जो इस तरह निकल रहा है। सिया जब अपना गुस्सा दिखाकर थक गई तो उसने सिमरन को गले लगा लिया। दोनों बहनें रो रही थी और बीच बीच में हंस भी रही थी, जैसे दो नदियां आपस में मिलकर एक हो जाती हैं। सिया और सिमरन भी वैसे ही हो गई थी। सिया के पास सिमरन से पूछने को ढेरों सवाल थे। वो कहाँ से शुरू करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने सबसे पहले पूछा, दीदी आप कहाँ थे? और अगर आप जिंदा हैं तो वो बॉडी किसकी थी जो मैंने जलाई थी? सिमरन ने सिया से कहा, सिया मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, पर प्लीज मुझे 5 मिनट दे दो, एक बहुत ज़रूरी काम करना है। नहीं दीदी, तुम्हारा कोई भी काम ये काम से ज़रूरी नहीं। सिया के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, दीदी आपको पापा मम्मी से बात करनी होगी। इतने दिनों से मैं उन्हें झूठ बोल रही हूँ कि आप कोई स्टोरी कवर करने दिल्ली से बाहर गई हैं। आपकी आवाज़ सुनेंगे तो खुशी से पागल हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो करना है कर लेना। सिमरन ने हाँ में सर हिलाया और सिया ने पापा को फ़ोन लगाकर सिमरन को दे दिया। पापा ने फ़ोन उठाते ही कहा, सिया बेटा कब से फ़ोन लगा रहा हूँ, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठाती? और सिमरन का कुछ पता चला कि नहीं? सिमरन ने जवाब दिया, पापा मैं सिमरन ही बोल रही हूँ। सिमरन की आवाज़ सुनकर पापा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फ़ोन लाउड स्पीकर पर रखा और सिमरन की मम्मी को आवाज़ दी, सुनती हो? सिमरन का फ़ोन है, जल्दी आओ। पापा मम्मी सिमरन से थोड़ा नाराज़ थे, लेकिन उससे कई ज़्यादा खुश थे। सिमरन उन्हें बता रही थी कि वो किसी ऑफिस के काम से बाहर गई थी और ख़राब मौसम के कारण पूरी टीम कहीं फंस गई थी। पापा मम्मी ने थोड़ी देर बाद उसकी बातों पर भरोसा कर लिया। फ़ोन रखते ही सिमरन ने वहाँ रखे उसके सॉफ्ट टॉय बॉबी के अंदर से एक पेन ड्राइव निकाली। सिया को समझ नहीं आ रहा था सिमरन क्या कर रही है। दीदी आप ये क्या कर रही हो? सिमरन ने जवाब दिया, सिया इस पेन ड्राइव में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके डेटा को मुझे सर्वर पर लोड करना है ताकि फिर इसे खोने का डर ना हो। सिमरन ने वहाँ टेबल पर रखा अपना लैपटॉप खोला और पेन ड्राइव से डेटा कॉपी किया। सिया कभी सिमरन को देख रही थी तो कभी उसके कमरे को। वहाँ एक छोटी सी अलमारी थी और कुछ सामान भी था। ऐसा लग रहा था कुछ दिनों से सिमरन यहीं रह रही थी। सिमरन ने वन इंडिया चैनल का क्लाउड सर्वर खोला। लॉगिन करने के लिए आइरिस स्कैनिंग था, मतलब आई लॉक। सिमरन ने अपने वेबकैम में देखा और एक ही सेकंड में वो सर्वर के अंदर थी। पेन ड्राइव का डेटा अब सर्वर में कॉपी होने लगा था।
सिया ने पूछा। वन इंडिया सर्वर? इसे यूज करना डेंजरस नहीं है दीदी? बिल्कुल नहीं, सिमरन ने कहा। सारे एम्प्लॉयज इसे ही यूज करते हैं। सैकड़ों वन इंडिया एम्प्लॉयज के पर्सनल और प्रोफेशनल डेटा में कोई इसे नोटिस भी नहीं करेगा, और इनफैक्ट सोचेगा भी नहीं कि मैं वहाँ ये स्टोर करूँगी। जो लोग तुम्हें और सबूत को सारी दिल्ली में ढूंढ रहे हैं, वो अपने ही घर में चेक कभी नहीं करेंगे। पर सिमरन का ये कॉन्फिडेंस गलत था। वो इस बात से अनजान थी कि ये सर्वर केवल रमानी के पर्सनल अकाउंट से लिंक्ड था। रुचि अभी हॉल में बैठी थी। वो इतना डर गई थी कि अकेले अपने कमरे में सोना उसके लिए मुमकिन नहीं था। वो सुबह होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी उसके घर की डोरबेल बजी। जो डर अभी अभी उसकी आंखों से गया था, फिर उतर आया। उसने साइड टेबल पर रखा आवाज उठाया और चिल्लाकर पूछा, कौन है? तभी उसे मोहित की आवाज आई। मैं हूँ, मोहित। रुचि प्लीज दरवाज़ा खोलो। रुचि ने वाज वहीं सोफा पर रखा और दौड़कर दरवाज़ा खोला। रुचि ने मोहित को गले लगा लिया और रोते हुए कहा, मोहित, सिया पता नहीं कहाँ चली गई। मोहित ने एक सेकंड रुककर कहा, मुझे पता है सिया कहाँ है और मैं तुम्हें भी वहीं ले जाने आया हूँ। रुचि उसे अविश्वास के साथ देख रही थी। क्या? तुम्हें कैसे पता हो सकता है कि सिया कहाँ है? तुम तो वहां थे भी नहीं। मोहित ने जोर देते हुए कहा, रुचि ट्रस्ट मी, और तुम इंस्पेक्टर रंजीत को फोन करके कहो हमें निजामुद्दीन स्टेशन के बाहर मिले। रुचि हैरान थी, पर उसने मोहित की बात मानते हुए रंजीत को कॉल किया और उसे निजामुद्दीन स्टेशन पर मिलने को कहा। रात के 3:30 बजे थे और केवल रमानी अपनी बीवी के साथ गहरी नींद में सो रहा था, पर इतनी गहरी भी नहीं कि फ़ोन में ऐप नोटिफिकेशन से उसकी नींद ना खुले। वैसे भी न्यूज़ चैनल के एडिटर होने के नाते उसके दिन रात घड़ी के हिसाब से नहीं, खबरों के हिसाब से चलते थे। उसके फ़ोन में 2 नोटिफिकेशंस आए और उसने नींद में ही साइड टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया। उसमें मैसेज था, सिमरन श्रीवास्तव लॉग्ड ऑन टू वन इंडिया इंटरनल सर्वर। ये पढ़कर एक ही झटके में केवल रमानी की पूरी नींद उड़ गई। वो सोच में पड़ गया, ऐसा कैसे हो सकता है। वो उठकर अपने कमरे की बैल्कनी में आ गया। उसकी बीवी अभी भी सो रही थी। केवल रमानी ने अपना मेल चेक किया और उस मेल में कहाँ से और कितने बजे लॉगिन किया गया है, सारी जानकारी थी। ये पढ़कर केवल रमानी के चेहरे पर एक शातिर हंसी आ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने प्राण अग्निवंशी के पीए को फोन लगाया। पीए भी नींद में ही था, पर केवल रमानी की बात सुनकर उसकी भी नींद उड़ गई। मेरी अभी इसी वक्त प्राण अग्निवंशी से बात करवा, सिमरन का पता चल गया है। पीए दौड़ता हुआ प्राण के पास गया। फोन अब प्राण के पास था और केवल रमानी बात कर रहा था। मुख्यमंत्री साहब को इतनी रात में डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर बात सिमरन से जुड़ी थी, इसलिए मैंने सुबह का इंतज़ार नहीं किया। पर यह बात जानने के पहले आपको मेरी डील पूरी करनी होगी। प्राण केवल रमानी की बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मिल जाएगा तुझे तेरा GEC चैनल का लाइसेंस। चला बता क्या बात है। केवल रमानी ने कहा, सिमरन ने वन इंडिया चैनल के इंटरनल सर्वर्स में लॉग इन किया है और इस सर्वर में आइरिस स्कैनर है। प्राण ने केवल रमानी की बात काटते हुए कहा, मतलब आई लॉक है, जैसे फिंगरप्रिंट होता है वैसे ही आँखों को स्कैन करते हैं, जो सिमरन के अलावा कोई नहीं खोल सकता है। एम आई राइट? केवल रमानी ने कहा, बिल्कुल। और मेरे पास जो डिटेल्स आई हैं
उसमें सिमरन कहाँ छुपी है उस एरिया का नाम भी है। प्राण के चेहरे पर अब जो हंसी थी वो सिमरन और सिया की बर्बादी के बारे में सोच कर थी। प्राण ने केवल रमानी से बात करने के बाद अपने पीए से कहा, हर्ष को मैसेज कर, टारगेट अमर कॉलोनी लाजपत नगर में है। इन श्रीवास्तव सिस्टर्स का काम आज रात खत्म होना चाहिए। मोहित रुचि और रंजीत के साथ सिमरन के उस कमरे पर आ गया जहां वो इतने दिनों से छुपी हुई थी। मोहित ने अपने पास एक चाबी से दरवाज़ा खोला और जैसे ही वो उस रूम के अंदर घुसा उसके सामने सिया थी। सिया मोहित को वहां देखकर चौंक गई। मोहित, तुम यहाँ? पर मोहित कुछ बोलता उसके पहले सिमरन ने कहा, सिया, वो मोहित ही था जिसने इतने दिनों तक मेरी हेल्प की। अगर ये नहीं होता तो आई डोंट नो मैं क्या करती। सिया, रुचि और रंजीत तीनों हैरान थे। उन तीनों के पास ढेरों सवाल थे जिनके जवाब जानने के लिए वो बहुत बेताब थे। वो पांचों उस छोटे से कमरे में बैठे थे। रंजीत ने सवालों का सिलसिला शुरू किया। उसने सिमरन से पूछा, अगर तुम जिंदा थी तो छिपी क्यों थी? तुमने सिया या किसी और से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? सिमरन ने जवाब दिया, शुरू में मैं काफ़ी डरी हुई थी। मेरी जान को खतरा था। There were people looking for me everywhere. I didn't know मैं जिंदा बचूंगी या नहीं। इसलिए मैंने अपने फ़ोन में वो वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे उस चाय वाले को दे दिया। He was the only man I could trust outside my office. मेरा फ़ोन भी टैप किया जा रहा था और मैं किसी से भी ओपनली मिल नहीं सकती थी क्योंकि मुझे अब किसी पर भी विश्वास नहीं था, किसी पर भी नहीं। लेकिन सिया, सिर्फ सिया पर मुझे विश्वास था। मुझे पता था कि सिया मुझे ढूंढते हुए दिल्ली ज़रूर आएगी, इसलिए मैंने उसके लिए सारे क्लूज छोड़े। वो फ्रिज पर नोट, वीडियो, ये सॉफ्ट टॉय बॉबी। मेरा ऑफिस जाना मुश्किल था लेकिन सिया तो जा सकती थी। वो इस ड्राइव को ढूंढकर मेरी हेल्प कर सकती थी। लेकिन फिर मैंने सिया का वीडियो देखा सोशल मीडिया पर, तो मैंने इसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। मेरे कॉलीग अमित के ज़रिए पर उन लोगों ने उसे भी मार दिया, चाणक्यपुरी की सड़क पर। मैं बहुत डर गई। इट वॉज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। मैंने सोचा कि मैं अब सिया की हेल्प नहीं ले सकती, इसलिए मैंने मोहित को कांटेक्ट किया मुझे हेल्प करने के लिए। सिया को अब धीरे धीरे सब समझ आ रहा था। उस लड़के का सिया को फ़ोन करना और अकेले मिलने को बुलाना, फ्रिज पर लगा नोट, चाय वाले के पास सिमरन का फ़ोन। अब मोहित ने कहानी की दूसरी तस्वीर उन तीनों को दिखाई। सिया, तुम्हें याद है जिस दिन सिमरन दीदी की ऑफिस वाले उस आदमी का मर्डर हुआ था और तुम और मैं तुम्हारी होटल के कॉफ़ी शॉप में बैठे थे? मुझे एक अर्जेंट कॉल आया था, याद है तुम्हें? वो सिमरन दीदी का ही फ़ोन था। उस दिन वाला मंजर सिया की आंखों के सामने आ गया। मोहित ने उसे कहा था कि हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी है और उसे जाना पड़ेगा। मोहित उस दिन कॉफ़ी शॉप से निकलकर सीपी मार्केट में सिमरन से मिलने गया था। सिमरन को देखकर मोहित हैरान था। सिमरन ने मोहित से कहा, मोहित, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी जान पहले से खतरे में है पर मैं सिया की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। तुम्हें मेरी फेक डेथ प्लान करने में मेरी हेल्प करनी होगी ताकि सिया को एक क्लोजर मिले और वो यहाँ से चली जाए। और जो लोग मेरे पीछे पड़े हैं वो लोग भी मेरी इस सर्च को बंद कर दें। सिया मेरी छोटी बहन है, ये खेल उसका नहीं है, बच्ची है वो। मुझे उसे बचाना होगा। प्लीज़ हेल्प मी मोहित, प्लीज़। रंजीत ने हैरानी से पूछा, तो फिर कैसे प्लान किया आप लोग ने ये सब, ये सिमरन का डेथ? मोहित ने गहरी सांस ली और सब कुछ बताया। जिस हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ वहाँ कई ऐसी डेड बॉडीज़ आती हैं जिन्हें कोई क्लेम नहीं करता, ड्रग एडिक्ट्स, एक्सीडेंट केसेस वगैरह।
ये बॉडीज़ मेडिकल कॉलेज जाती हैं, स्टूडेंट्स इन पे अपनी एनाटॉमी और सर्जरी सीखते हैं। मैंने भी सीखी है। मैंने ये एक काला वैन हायर किया हायरिंग कंपनी से और कॉलेज की तरफ से डेड बॉडी लेने आया हूँ ऐसा कहकर हॉस्पिटल से बॉडी निकाल ली। फिर उसके पैर पर सिमरन का टैटू बनवाया और सिमरन की कार में बिठाकर उसे एक्सीडेंट की शक्ल दे दी। आप सब लोग भी मान गए कि वो सिमरन थी और सिमरन के दुश्मन भी ये बात मान गए। हम सिया को कानपुर भेजने में कामयाब हो ही गए थे, लेकिन आप ऐसे जो रंजीत ठाकुर हमसे भी स्मार्ट थे। आपने पता लगा लिया कि बॉडी पहले से ही मरी हुई थी और आपने सिमरन की एक्सीडेंट को मर्डर समझ लिया और इसी बात ने सिया को कानपुर जाने से रोक लिया। रुचि, सिया और रंजीत चुप थे। इतनी सारी इंफॉर्मेशन को इतनी जल्दी समझना भी मुश्किल था। सिया ने मोहित से पूछा, क्या इसलिए तुम मुझे बार बार कानपुर जाने के लिए कह रहे थे? मोहित ने हाँ में सर हिलाया और कहा, पर तुम मानी ही नहीं। सिया चुप थी और बस मोहित को देख रही थी। उसने मोहित को ना जाने कितना भला बुरा कहा था, उसे कायर और मतलबी कहा था। वो सॉरी बोलना चाहती थी, पर मोहित ने जो उसके और उसकी बहन के लिए किया था उसके आगे सॉरी शब्द बहुत ही छोटा था। मोहित सिया के मन में चल रहे द्वंद्व को समझ रहा था, इसलिए वो सिया को देखकर मुस्कुराया। ये मुस्कुराहट ना मांगी हुई माफी का माफीनामा था। सिया भी मुस्कुरा दी। जहाँ इतना प्यार हो वहाँ बात करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। फिर सिमरन ने सिया को बड़े प्यार से देखते हुए कहा, एक तरह से ये अच्छा ही हुआ कि तू कानपुर वापस नहीं गई। तूने मेरे लिए वो सब किया जो मैं जानती थी सिर्फ तू ही कर पाएगी। वो फ्रिज के नोट से लेकर वो सॉफ्ट टॉय तक, मेरे लिए ये पेन ड्राइव तू ही लेकर आ गई। तो मेरा डाउट सही था। उस रात आप ही मुझे मिलने आई थी। एम आई राइट? सिया ने पूछा। सिमरन ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए जवाब दिया, हाँ, तुझे देखे इतने दिन हो गए थे सिया, आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ। सिया ने अपना हाथ सिमरन के हाथों पर रख दिया। वो खुश थी, उसे उसकी बहन वापस मिल गई थी। पर इस पूरी घटना के पीछे का क्यों अभी भी किसी को नहीं पता था। रंजीत ने सिमरन से पूछा, पर क्यों सिमरन, क्यों भाग रही थी, किस लिए? और वो कौन लोग हैं जो तुम्हें मारना चाहते हैं, क्यों? इस सवाल का जवाब देने का वक्त आ गया था। सिमरन ने अपना लैपटॉप उठाया और सर्वर पर अपलोड किया हुआ वीडियो प्ले किया। वो वीडियो रात में फ़ोन से शूट किया हुआ था। वीडियो में एक 30-32 साल की औरत थी, दिखने में सुंदर, पर आंखों में डर लिए उस औरत ने बोलना शुरू किया, मेरा नाम देवकी है और मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वर्गीय अविनाश अग्निवंशी की मिस्ट्रेस हूँ। आगे क्या होगा जानने के लिए ट्यून इनटू द ऑडियो फिल्म प्रोजेक्ट विद डायरेक्टर विक्रम भट्ट, मंडे टू सैटरडे रात 9 बजे। साथ ही से सुनिए रेड FM इंडिया और सभी लीडिंग पॉडकास्ट ऐप्स पर। रेड FM पर जाते रहो।